गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को भोजन होम साइंस में भोजन पकाना, परोसना एवं पोषक तत्वों की सुरक्षा के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से भोजन को पकाया जाता है, परोसा जाता है और उनके जो पोषक तत्वों का है उनको किस प्रकार से, उन पर किन प्रकार से ध्यान दिया जाता है, तो उसके बारे में है। तो प्रस्तावना में या भूमिका में आपको बता रहे हैं कि जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि मानव जो था पशु पक्षियों को मार कर ही खाता था या पेड़ पौधे की पत्तियों या फल फूल खाता था। परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे पत्थर की रगड़ से आग के उत्पन्न होने के पश्चात पाक कला का विकास हुआ। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि प्राचीन काल में मानव पशु पक्षियों को मारकर पेड़ों की टहनियों या डालों आदि को खाता था। फिर जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया उसी प्रकार से मानव को आग में पकाना, भूनना, सेकना इन विधियों का भी ज्ञान होने लगा। फिर आपको बताते हैं कि पाक कला क्या है या पकाने की क्रिया क्या है। तो पाक कला वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को ताप के संपर्क में लाकर पकाया जाता है। वो पाक क्रिया क्या है कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को ताप के संपर्क में लाकर पकाया जाता है तथा भोज्य पदार्थ को सरलता पूर्वक खाने, चबाने व पचाने योग्य बनाया जाता है। भोजन का पकाना इसलिए भी आवश्यक है कि विभिन्न भोज्य पदार्थ जैसे चावल, दाल, गेहूँ, आलू, गोश्त आदि को कच्चा नहीं खाया जा सकता है क्योंकि यह अरुचिकर व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। उन्हें सुपाच्य एवं सुस्वाद बनाने के लिए पकाना आवश्यक होता है। भोजन पकाना क्यों आवश्यक है? भोजन पकाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि कुछ जो भोजन होते हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें पचाने में आसानी नहीं होती है, इसलिए उनको पकाना ज़रूरी होता है। जैसे कि चावल है तो कच्चे चावल जो होते हैं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं और उनसे जो है भूख भी जल्दी नहीं मिटेगी, तो इसलिए उन्हें पकाना आवश्यक होता है। दाल है, दाल को भी पकाने से क्या होता है कि हमारे शरीर के लिए भी स्वास्थ्यदायक होता है और उससे क्या है हमारी भूख भी अच्छे प्रकार से मिट जाती है। आलू, गोश्त आदि को ये जो चीज़ें हैं कच्ची नहीं खाई जाती है। इनको अगर जो हम कच्चा खाएंगे तो इसमें कोई भी स्वाद ना आएगा और ना ही ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होंगी। इनको पचाने में भी आसानी नहीं होगी, इसलिए इन कुछ भोज्य पदार्थ जो होते हैं इनको पकाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए भोजन को पकाकर ही खाना चाहिए। भोजन पकाना या पाक कला और विज्ञान दोनों का संगम है। भोजन पकाना या पाक कला और विज्ञान दोनों का संगम है। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को तैयार करने में जहाँ पौष्टिकता का ध्यान रखना आवश्यक है, वहीं उसे सुंदर, आकर्षक, रुचिपूर्ण व सुस्वाद रूप से तैयार करना व परोसना कलात्मक गुणों को प्रदर्शित करता है। भोजन को सिर्फ पकाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उससे किसी भी भोज्य पदार्थ को इस प्रकार से पकाया जाए कि उसमें स्वाद भी बना रहे, उसका जो बनावट है, उसकी आकर्षकता है, जो सुंदरता है वो भी बनी रहे और खाने में भी वो रुचिकर लगे। तो इस प्रकार से हमें भोजन को बनाना चाहिए और उसके बनाने के बाद में उससे इस प्रकार से परोसना चाहिए कि खाने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी भी ठीक प्रकार से इच्छा पूर्ति हो जाए। इसका मुख्य प्रभाव खाने वाले के मन पर पड़ता है। जिस प्रकार से भोजन अच्छे मन से परोसा गया भोजन जो है व्यक्ति को अधिक स्वादिष्ट व रुचिकर लगता है और उसके भोजन करने की इच्छा भी जागृत हो जाती है। इसे मनोविज्ञान प्रभाव कहते हैं। जो भोजन परोसने की कला होती है
व्यक्ति के स्वभाव में, वो उसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक विज्ञान भी कहते हैं। इस प्रकार से ये बातें भोजन पकाने की प्रक्रिया को कलात्मक रूप प्रदान करती हैं, अतः इसे पाक कला के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ भोज्य पदार्थ को इस प्रकार पकाया जाता है कि उसमें उपस्थित विभिन्न पौष्टिक तत्व कम से कम मात्रा में नष्ट हो। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको अधिक देर तक अगर जो हम पकाते हैं या उबालते हैं या भूनते हैं तो उसमें जो उसकी जो पौष्टिकता होती है वो नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमें उसकी पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए भोज्य पदार्थ को पकाना चाहिए। इसके अंतर्गत हम जो है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जीवाणु विज्ञान आदि के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न स्थितियों में पोषक तत्वों की आवश्यकता की जानकारी लेना तथा उनके अनुसार संतुलित आहार की व्यवस्था करना, जैसे शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, गर्भावस्था में, स्तनपान काल आदि में इनकी आवश्यकता के अनुसार आहार प्रदान किया जाता है। तो हम विभिन्न प्रकार के जो विज्ञान हैं उनका अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इनके अंतर्गत हम जो है अध्ययन प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद में हम संतुलित भोजन को तैयार करते हैं। संतुलित भोजन तैयार करने के बाद हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस अवस्था में किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। जैसे कि शैशवावस्था में बच्चे को किस प्रकार से भोजन देना चाहिए या बाल्यावस्था में भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, इन किशोरावस्था में, गर्भावस्था में, स्तनपान काल में, इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखकर ही आहार का उचित नियोजन करना चाहिए। और जो विभिन्न रोगों की अवस्था में संयमित आहार तैयार किया जाता है, जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग आदि में भी कैलोरी को संयमित किया जाता है। इसके बाद में जो भी व्यक्ति रोग से युक्त हैं उनके लिए भी आहार की व्यवस्था अलग प्रकार से ही करनी चाहिए। उसमें जो है कैलोरी की कम से कम मात्रा उसको एक निश्चित मात्रा में देना चाहिए, जिसको कि उसको पचाने की क्षमता उसमें बनी रहे, इतनी मात्रा में से कैलोरी देना चाहिए। यहाँ यह कहना उचित होगा कि भोजन पकाने की इन प्रक्रियाओं को विज्ञान का स्वरूप दिया गया है। तो ये हमारा हो गया है भूमिका या प्रस्तावना। इसके बाद में हम आप लोगों को बताते हैं कि पाक क्रिया या भोज्य पदार्थों को पकाने के उद्देश्य क्या हैं। जो हम इसको भोज्य पदार्थ को पकाते हैं तो इसके हमें उद्देश्य भी क्या होने चाहिए, किस उद्देश्य से इसे पकाते हैं। तो इसके जो हैं 6 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है भोज्य सामग्री को सुपाच्य बनाना। पहला उद्देश्य है कि अगर जो हम भोजन को पकाते हैं तो उसे हम अच्छा लगने के लिए या सुपाच्य लगने के लिए ही पकाते हैं, कि जिससे कि वो पचाने में या हजम करने की क्षमता उसमें बन जाए। तो पहला है भोजन को पकाने से उसमें श्वेत सार विखंडित हो जाते हैं तथा भोज्य सामग्री को सुपचनीय बना देते हैं। मांस की मांसपेशियों के तंतु भी पकाने से टूट जाते हैं तथा जोड़ों के तंतु जो हैं ढीले पड़ जाते हैं। मांस के उष्मा के संपर्क में आने से इसमें हीमोग्लोबिन का विखंडन होने से उसका कच्चा स्वरूप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भोजन नरम, चबाने व पचाने योग्य हो जाता है और पाचक रस उस पर आसानी से प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें यहाँ पर भोज्य सामग्री को सुपाच्य बनाना, किसी भी भोज्य सामग्री को अगर जो हम बनाते हैं तो उसके जो श्वेत सार होते हैं विखंडित हो जाते हैं और वो जो होता है आसानी से पचाने योग्य हो जाता है। फिर तो पहला ये पॉइंट हो गया कि भोज्य सामग्री को सुपाच्य बनाना। फिर दूसरा पॉइंट है रूप सुधारना। रूप सुधारने का यहाँ पर ये मतलब है कि अगर जिस प्रकार से हम भोजन करेंगे उसी प्रकार से हमारा जो है शरीर होगा और हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं उनका भी उसी प्रकार से देखभाल होगी। तो रूप सुधारने का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि भोजन पकाने से भोज्य सामग्री स्वाद, सुगंध एवं बाह्य रूप की दृष्टि से आकर्षक बना देती है। मतलब जो बाहरी सुंदरता हमारी है वो
भोजन पका कर खाने से वो अच्छी हो जाती है। भोज सामग्री को पकाकर अनेक ढंगों से प्रदर्शित करके उसकी नीरसता भी समाप्त कर दी जाती है। भोज पदार्थ जो होते हैं, एक भोज्य पदार्थ को अनेक प्रकार से पकाकर जो है हम उसकी नीरसता को समाप्त कर देते हैं। फिर सुंदर एवं सुगंधित भोज्य सामग्री का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट रूप सुधारना हो गया। तीसरा पॉइंट है रोगों के कीटाणुओं का नाश। जो रोग होते हैं, जो भोज्य पदार्थों में छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु जो उत्पन्न हो जाते हैं, वो भी पकाने से नष्ट हो जाते हैं भोजन को। तो भोजन पकाने से अधिक ताप का प्रयोग किया जाता है। ताप से वस्तुओं को सड़ाने वाले तथा विष युक्त जीवाणु अंडे सहित नष्ट हो जाते हैं। रोग के कीटाणु युक्त भोजन को किसी भी परिस्थिति में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। किसी भी भोज्य पदार्थ को अगर जो हम पकाते हैं तो उसे अधिक ताप पर ही पकाते हैं, जिससे कि उसमें जो सड़ने वाली उसकी जो क्षमता है या उसमें विषाणु है वो कीटाणु है वो जल्दी ही नष्ट हो जाएं, जिससे कि वो खाने में जो है कोई भी दिक्कत ना हो और सेहत के लिए भी आरामदायक रहे। फिर चौथा पॉइंट है भोजन को आकर्षक बनाना। भोजन को आकर्षक बनाना इसमें है कि भोजन पकाने से भोज्य पदार्थ सामग्री आकर्षक बन जाती है। पकाने से भोज्य सामग्री स्वादिष्ट भी बन जाती है। जब भोजन को पकाते हैं तो उसके जो देखने का प्रभाव होता है वो भी अच्छा होता है और उसमें स्वाद भी आ जाता है। यहाँ तक कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। भोजन पकाते समय व्यंजनों में रंग और मसाले मिलाकर उन्हें आकर्षक बना देते हैं। इससे खाने वाले का मन स्वतः ही भोजन की ओर आकृष्ट हो जाता है। तो भोजन को सही ढंग से अगर जो पकाया जाता है, सही ढंग से उसमें मसाले डाले जाते हैं, तो उन मसालों का प्रभाव जो होता है उसको बहुत ही आकर्षक और सुंदरता प्रदान कर देता है, जिससे खाने वाले का मन जो होता है उसी की ओर आकृष्ट हो जाता है या बढ़ जाता है। फिर अगला पांचवा पॉइंट है व्यंजनों को विविधता प्रदान करना। मतलब कि एक सब्जी से अनेक प्रकार से उसे पकाना। भोजन पकाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यंजनों में विविधता का उत्पन्न होना। भोजन बनाने की विभिन्न विधियों के द्वारा व्यंजन के स्वाद व गुण बदल जाते हैं। विविधता से बनने वाले व खाने वाले दोनों को ही संतुष्टि मिलती है। व्यंजनों को विविधता प्रदान करना, जिस प्रकार से भोज्य पदार्थ होता है उसी प्रकार से अगर जो हम पकाते हैं तो उसमें उसका जो स्वाद होता है व गुण होता है वो भी बदल जाता है, जिससे खाने वाले का जो इसका प्रभाव जो है खाने वाले व्यक्ति पर ही अधिक पड़ता है। और वो जो विविधता आने से ही जो खाने वाले दोनों को ही संतुष्टि प्राप्त होती है। फिर छठा पॉइंट है भोजन का संरक्षण। कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं उसको जो पकाने के बाद में कुछ देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो वो कौन से भोज्य पदार्थ हैं? जैसे कि दूध है, पनीर है, मांस, मछली पका लेने पर अधिक समय तक टिकाऊ रहते हैं। जैम, जेली व मुरब्बे आदि इसी विधि से अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। तो भोजन का संरक्षण भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पाक क्रिया या भोजन पकाने के उद्देश्य जो हैं पूरे हुए। और इसके जो ये 6 पॉइंट हैं बहुत ही छोटे हैं और याद करने के लिए भी आरामदायक हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं कि भोजन पकाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। अब जो हम पहला पॉइंट था कि भोजन पकाने के उद्देश्य क्या था, तो हमने उद्देश्य बताया। इसके बाद में है इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, मतलब किन किन विधियों के द्वारा भोजन पकाया जाता है। तो पहला है उबालना। उबालना जो है कुछ पदार्थ जो होते हैं उसे
उबाल कर ही बनाया जाता है। जैसे कि पहला पॉइंट है उबालने में, तेज आग पर उबालना। तेज आग पर उबालने का मतलब जैसे कि कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जो तेज आग पर उबाले जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आलू, अरबी, मांस, मछली, दाल, चावल जैसे पदार्थों को तेज आग पर उबाला जाता है। इनको अगर जो हम धीमी आग पर उबालते हैं तो ये जल्दी से पकते नहीं हैं, इसलिए हमें इसे तेज आग पर ही उबालना चाहिए ताकि वे भली भांति गल जाएं। यदि भोज्य पदार्थों को उबालने से पोषक तत्व पानी में मिल जाते हैं तो ऐसे उबले पानी का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। प्रायः जो चावल का मांड होता है, मांड को लोग फेंक देते हैं, परंतु मांड में भी चावल के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। अतः चावल पकाते समय उनमें उतना ही पानी डालना चाहिए जिससे जितना वो सोख सके। तेज आग पर उबालना जैसे कि आलू, मांस, अरबी, इन पदार्थों को अगर जो हम तेज आग पर उबालते हैं तो ये आसानी से गल जाते हैं और इसके बाद में हम इनकी सब्जियां भी बना सकते हैं। और इन चीज़ों को उबालने के लिए उतना ही पानी डालना चाहिए जितनी पानी में ये उबल सके। और जैसे कि चावल पकाते समय हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसमें उतना ही पानी डालना चाहिए जितने पानी में वो चावल पक जाएं। इतना पानी नहीं डालना चाहिए कि हमें उसे फेंकना पड़े। और अगर जो पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो उसे हमें अन्य कार्यों में प्रयोग कर लेना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि चावल के जो पानी होता है ऊपर का उसमें पौष्टिक तत्व विद्यमान हो जाते हैं, इसलिए हमें उसे यूज कर लेना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है इसी का, धीरे धीरे उबालना। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे धीमी आग पर उबाला जाता है। इस विधि में भोज्य पदार्थ कम तापक्रम पर उबाले जाते हैं, पानी में धीरे धीरे बुलबुले उठते हैं। इस प्रकार भोजन पकाने से कुछ समय अधिक लग जाता है। तीसरा पॉइंट है धीमी आग पर उबालना। धीमी आग पर उबालना, इस विधि में भोज्य पदार्थ बर्तन में धीमी आग पर पर्याप्त समय तक उबाल कर पकाए जाते हैं। इसमें बर्तन का जो ढक्कन होता है उसे भली भांति कसकर बंद कर देना चाहिए ताकि भाप जो है बाहर ना निकलने पाए। इस विधि में भी पानी को भोज्य पदार्थ में से ही सुखा लेना चाहिए। ऐसा पका हुआ भोजन स्वादिष्ट बनता है, इससे भोज्य पदार्थ के जलने का भी भय कम हो जाता है। धीमी आग पर उबालने का मतलब ये है कि अगर जो हम किसी भी भोज्य पदार्थ को हम पका रहे हैं तो उसे धीमी आग पर पकाना चाहिए और उसमें उतना ही पानी डालना चाहिए जितना कि वो उसके सोखने की क्षमता हो, जिससे कि वो भोजन जो है स्वादिष्ट बन सके। तो इसकी ये उबालने की 3 विधियाँ हो गई। पहली थी तेज आग पर उबालना, दूसरा धीरे धीरे आग पर उबालना, तीसरा है धीमी आग पर उबालना। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है तलना। तलना क्या है? तो तलने की भी इसमें 2 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। एक है अधिक चिकनाई में तलना, दूसरा है कम चिकनाई में तलना। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो अधिक चिकनाई में पकाए जाते हैं, जैसे कि पूरी, कचौड़ी, आलू के टुकड़े, पकौड़े, समोसे। ये जो है जब ज़्यादा चिकनाई डालेंगे तभी ये पकेंगे, तो ये अधिक चिकनाई में पकाए जाते हैं। तलने के पश्चात भोज्य पदार्थों में छलनी द्वारा चिकनाई निकाल दी जाती है। एक छलनी होती है, उसके द्वारा ये जो अधिक चिकनाई में पदार्थ को पकाते हैं उससे वो निकाल लिए जाते हैं। फिर दूसरा है कम चिकनाई में तलना। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही कम चिकनाई लगती है और वो पदार्थ पककर तैयार हो जाते हैं। वो कौन से? जैसे कि पराठा, आमलेट बनाना, डोसा बनाना, आलू की टिकिया, चिल्ले आदि बनाना। इसमें जो है कम चिकनाई का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है चिकनाई के साथ भूनना। चिकनाई के साथ भूनना क्या है कि इस विधि में भोज्य पदार्थ को घी में मसाले डालकर धीमी आग पर पकाया जाता है। जो भी हम भोज्य पदार्थ पकाते हैं उसमें घी या तेल डालकर धीमी आग पर धीरे धीरे हम पकाते हैं। जैसे कि आलू की सूखी सब्जी होती है उसको, करेला है, सेम है, ये जो है सब धीमी आग पर ही या चिकनाई के साथ ही भुने जाते हैं या बनाए जाते हैं। फिर धीमी सीधी आंच में भूनना।
कुछ जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो सीधी आंच पर ही भुने जाते हैं, उसका प्रभाव जो होता है सीधी आग पर ही होता है। जैसे भरता बनाने के लिए आलू, जो आलू होता है वो उसको हम डायरेक्ट ही आंच में ही डालते हैं जिससे कि वो पककर तैयार हो जाता है। बैंगन है, अरबी है, गर्म राख में ही भुने जाते हैं। जो आलू भरता बनाने के लिए आलू या बैंगन का भरता बनाने के लिए इसे जो गर्म राख होती है उसमें ही ये भुने जाते हैं। चना, जौ आदि गर्म रेत द्वारा भुने जाते हैं। इस प्रकार भुनी गई भोज्य वस्तु जैसे आलू या शकरकंदी अत्यधिक सौंधी व स्वादिष्ट होती है। जो हम राख में भूंजते हैं इससे जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो अधिक ही स्वादिष्ट युक्त हो जाते हैं। इसलिए हम सीधी आग पर भी कुछ पदार्थों को भून सकते हैं और उनमें सुंदरता और स्वादिष्ट पर बना सकते हैं। फिर अगली हेडिंग है सेकना। भोज्य पदार्थों की प्रमुख विधियों में अगला इसका पॉइंट है सेकना, कि किन किन पदार्थों को किस प्रकार से सेका जाता है, इससे लाभ क्या है और इससे हानि क्या है। तो भूनने तथा सेकने में कोई अंतर नहीं होता है। भूनने में भोज्य वस्तु प्रत्यक्ष आग के संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में अंगारों या हीटर पर सेका जाता है। भूनने में जो होता है भोज्य पदार्थ जो होता है संपर्क में नहीं आता है, वो किसी भी बर्तन के ऊपर ही पकाया जाता है। जो भूना जाता है उसको किसी बर्तन के ऊपर ही रखकर भूना जाता है, और जो सेकना होता है उसको डायरेक्ट ही अंगारों में या हीटर के ऊपर ही रखकर हम सेकते हैं। टोस्ट भी अंगारों पर या बिजली के टोस्टर पर सेके जाते हैं। आलू, बैंगन, शकरकंदी तथा मांस आदि इसी प्रकार पकाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका सेकना। फिर इससे लाभ क्या है कि भूनने से जो होता है बाहर की परत पहले से कठोर हो जाती है और अंदर का पदार्थ धीरे धीरे पकता है। इससे भोजन के सभी पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें घी का प्रयोग कम किया जाता है, अतः यह शीघ्र पच जाता है। जिसमें क्या है कि वसा का प्रयोग कम किया जाता है, वो भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो आसानी से पच जाते हैं। तो भूनने से हमें जो है उसमें वसा की मात्रा कम होती है। तीसरा पॉइंट है यह स्वादिष्ट तथा अधिक सुगंधित होता है। जब हम भून कर किसी भी भोज्य पदार्थ को बनाते हैं तो वो उसमें जो उसका स्वाद जो होता है बहुत ही उसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा होता है और उसकी महक भी अच्छी लगती है। फिर हानि है, इससे सेकने से हानि क्या है, वस्तु को छिलके उतार कर भूना जाए तो भोजन की पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। वस्तु को छिलके उतार कर भूना जाए तो भोजन की पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा है इस विधि में ईंधन अधिक लगता है, अतः यह अधिक खर्चीली विधि है। जब हम किसी भी पदार्थ को भूनेंगे तो इसमें अधिक से अधिक ईंधन का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर वो जो ठोस भोज्य पदार्थ होता है वो तभी पककर तैयार होगी। तो इसमें जो है ईंधन का प्रयोग अधिक करना पड़ता है, इसलिए इसमें खर्चा जो होता है अधिक आता है। फिर तीसरा पॉइंट है यदि वस्तु को ठीक प्रकार पलटा ना जाए तो कहीं से कच्चा रह जाता है तथा कहीं से जल जाता है। जैसे कि आलू को ही भूना जाता है या बैंगन को ही ले लो, तो इसमें जो अगर जो हम इसको बार बार अगर जो हम इधर उधर पलटेंगे नहीं तो वो थोड़ा बहुत कच्चा रह सकता है, इसलिए जो होता है इसे बार बार पलटने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसकी हानि हो गई। फिर अगला पॉइंट है भट्ठी या तंदूर में पकाना। भट्ठी या तंदूर में किसी भी पदार्थ को कैसे पकाया जाता है, तो इस विधि में पकाने की क्रिया तंदूर आदि में शुष्क उष्ण वायु से संपन्न होती है। पकाए जाने वाले पदार्थों के अनुकूल ताप को भिन्न भिन्न रखा जाता है। भट्ठी या तंदूर में जो हम भोजन को पकाते हैं तो उसको जो है भोज्य पदार्थों के अनुसार ही हम उसकी आंच को तेज या धीमा करते हैं। इससे जो होती है वस्तु जल्दी पक जाती है तथा सरलता से
पच भी जाती है। जो जो वस्तु होती है वो भट्ठी में अच्छी प्रकार से पक भी जाती है और वो जो उसमें जो स्वाद होता है वो भी अच्छा हो जाता है और वो सरलता से पचाने योग्य भी होता है। जैसे कि डबल रोटी या बिस्किट, जो बिस्किट या डबल रोटी होते हैं ये भट्ठी या तंदूर में ही पकाए जाते हैं, इन्हें सरलता से पचाया भी जाता है। यदि तापमान कम या अधिक हो जाए तो पकी हुई वस्तु खराब हो जाती है। भट्ठी में विशेष ध्यान रखा जाता है ताप का। अगर जो ताप अधिक ज़्यादा हो गया तो वस्तु जो होती है जल भी जाती है और अगर जो ताप कम हो जाता है तो उसमें कच्ची भी रह जाती है। तो इसलिए हमें जो भट्ठी या तंदूर में है तो भोज्य पदार्थों को जो होता है विशेष प्रकार से ध्यान रखा जाता है कि कितनी आँच में या कितनी तेज़ आँच में या कितनी कम आँच में हमें पकाना चाहिए। मिट्टी से बना तंदूर रोटी सेकने के काम आता है। जो मिट्टी का तंदूर बनाया जाता है उसमें रोटी आसानी से पक जाती है। तंदूर को सर्वप्रथम ईंधन द्वारा गर्म किया जाता है। जो उसमें तंदूर जो होती है भट्ठी होती है इसको हम पहले उसको जो उसमें बहुत सारा ईंधन डालकर हम उसको पहले गर्म कर लेते हैं। इसके बाद में कोई भी भोज्य पदार्थ हम उसमें पकाते हैं। इसके बाद तंदूर की दीवार गर्म होने पर उस पर रोटी पराठा या नान चिपका दिए जाते हैं। तंदूर की गर्म दीवार में ये भली भांति चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार से भट्ठी या तंदूर में भोजन पकाया जाता है। अगला पॉइंट है भाप द्वारा भोजन पकाना। भाप द्वारा भोजन किस प्रकार से बनाया जाता है तो आइए जाने। इस विधि में भोज्य पदार्थों को भाप द्वारा पकाया जाता है अतः भोजन के सभी पौष्टिक तत्व उसमें उसी अवस्था में बने रहते हैं। भाप से पकाने के लिए एक विशेष प्रकार का ढक्कनदार बर्तन होता है। भाप द्वारा भोजन पकाने से हमें सर्वप्रथम ये लाभ होता है कि उसकी जो पौष्टिकता होती है उसका सुगंध जो होता है वो उसी में बना रहता है। इसके अंदर तो इसके लिए हमें उसको जो उसकी पौष्टिकता और उसके जो स्वाद सुगंध को अगर जो हमें बनाए रखने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के ढक्कनदार बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। उसके अंदर एक जालीदार छलनी लगी रहती है जिस पर रखकर सब्जी गोश्त इडली आदि भाप द्वारा पकाई जाती हैं। सामान्यतः एक भगोने में पानी भरकर उबलने के लिए रख देते हैं। जब पानी उबल जाता है तब तो डेगची के मुंह का कपड़ा बांधकर भोज्य पदार्थों को भाप से पकाते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए दूध आदि का मिश्रण एक छोटे से डिब्बे में रखकर सील बंद कर पानी में भरी एक पतीली में रखते हैं और उसे चूल्हे पर उबालते हैं। इस प्रकार भाप द्वारा कस्टर्ड पक जाता है। आजकल कई प्रकार के कुकर का भी प्रयोग होता है। इसमें जो होती है ईंधन की भी बचत होती है और समय भी कम लगता है। तो भाप से भोजन पकाने से लाभ क्या है? जो भाप के द्वारा भोजन पकाया जाता है इससे जो होता है बहुत सारे लाभ होते हैं और इनका हमारे शरीर पर भी विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो लाभ देखिए क्या है कि यह स्वादिष्ट होता है। जो भाप द्वारा भोजन पकाया जाता है वह स्वादिष्ट होता है, रुचिकर होता है, हल्का होने के कारण भोजन शीघ्र पक जाता है। तो ये हो गई भाप द्वारा भोजन पकाना। तो भोजन पकाने की ये जो हमने विधियाँ बताई हैं इनको आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, भोजन पकाना क्यों आवश्यक है? पकाने का भोज्य तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भोजन पकाना क्यों आवश्यक है अभी हमने प्रस्तावना में भी आप लोगों को बताया है। एक बार फिर से बताने जा रहे हैं कि भोजन को पकाना क्यों आवश्यक है। तो भोजन पकाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो भोजन को सुंदरता प्रदान करना है, भोजन को रुचिकर प्रदान करना है और भोजन को आसानी से पचाया जाने वाला बनाया जाता है। इसलिए भोजन को पकाना आवश्यक होता है। जैसे कि चावल दाल गेहूँ आलू गोश्त आदि को कच्चा नहीं खाया जाता है। अगर जो हम इन्हें कच्चा खाते हैं तो ये सेहत के लिए भी हानिकारक होते हैं और इससे हमें विभिन्न प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। तो भोजन पकाने के तो हमें इस लिए भोजन खाने चबाने
और पचाने योग्य बनाने के लिए हमें भोजन को पकाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आता है इसी में कि पकाने का भोज्य तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पकाने का प्रभाव ये है कि पहला प्रभाव है प्रोटीन। इसमें जो भोजन हम पकाते हैं इसमें प्रोटीन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मांस पकने के पश्चात सुपाच्य बन जाता है। जो मांस हम पकाते हैं उसे जो होता है पकने के बाद वो पचाने योग्य हो जाता है, मुलायम हो जाता है। उबला हुआ दूध कच्चे दूध की अपेक्षा अधिक पाचक होता है, क्योंकि आमाशय में रेनिन एंजाइम उस पर सरलता से क्रिया करता है। अब जो हम उबला हुआ दूध प्रयोग करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए आरामदायक रहता है। इससे जो होता है पेट में खराबी भी उत्पन्न नहीं होती है। और अगर जो हम कच्चा दूध इस्तेमाल करते हैं तो वो सेहत के लिए हमारे हानिकारक होता है। तो इसलिए भी हम भोजन को पकाते हैं और उससे हमें पकाते समय हमें उसमें प्रोटीन की भी मात्रा को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसको अगर जो हम अधिक देर तक पकाते हैं तो इस पर प्रोटीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें उसको उतनी ही मात्रा में पकाना चाहिए जिससे कि उसकी प्रोटीन की क्षमता बनी रहे। फिर दूसरा पॉइंट है कार्बोज। कुछ पदार्थ जो होते हैं उसमें कार्बोज की मात्रा जो होती है अधिक पाई जाती है। तो उसको अगर जो हम अधिक देर तक पकाते हैं तो उसमें कार्बोज की मात्रा जो होती है समाप्त हो जाती है। तो हमें इसको भी ध्यान में रखकर ही पकाना चाहिए। जैसे कि श्वेत सार वाले पदार्थ जैसे चावल, आटा, आलू आदि को जब पकाया जाता है तो स्टार्च के कण फूल कर नरम हो जाते हैं। इस पर टाइलिन एंजाइम अपनी क्रिया करने में सफल होता है। जब हम आलू को या आटे को या चावल को जो हम कच्चा होने के बाद जब हम उसको पकाते हैं तो उसके जो कण होते हैं वो मुलायम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारे अंदर जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है वो आसानी से उसमें क्रिया कर लेती है, उसको चबाने योग्य बना देती है, जिससे कि हमें भोजन जो होता है चबाने में और उसे निगलने में आसानी होती है। वनस्पतिक भोज्य पदार्थ पकाने पर अधिक पाचनशील बन जाते हैं। उबली जैसे पात गोभी, गाजर आदि कच्चे की अपेक्षा शीघ्र पचने वाली होती है। जो हम पात गोभी है या गाजर है इसको हम अगर जो कच्चे की अपेक्षा अगर जो हम पका कर खाते हैं तो ये सरलता से पच जाती है और इसे खाने में भी आसानी रहती है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कार्बोज की मात्रा जो है उसमें बनी रहे, इस प्रकार से हमें पकाना चाहिए। फिर तीसरा प्रभाव है वसा पर पड़ता है। अगर जो हम भोज्य पदार्थों को ज़्यादा तेज आग पर पकाते हैं तो उसमें वसा का भी प्रभाव पड़ता है, चिकनाई पर भी उसमें प्रभाव पड़ता है। जैसे कि है घी को अधिक गर्म करने पर वह भारी हो जाता है। किसी ने कहा है कि तेल जले सो घी, अतः घी को अधिक गर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें एक्रोलीन नामक पदार्थ धुएं के रूप में उड़ जाता है। जो चिकनाई होती है, घी की जो चिकनाई होती है वो अधिक अगर जो हम मात्रा में उसको पकाते हैं तो वो वायु के संपर्क में आकर वो उड़ जाती है, जिससे वो खाने में उसका स्वाद जो होता है बदल जाता है। तो हमें भोज्य पदार्थों को पकाते समय इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो चिकनाई है वो उसी प्रकार से बनी रहे और हमारा भोजन भी पककर तैयार हो जाए। फिर चौथा पॉइंट है लवण। सब्जी उबालकर पानी फेंक देने पर लवण निकल जाते हैं। जब हम सब्जी अगर जो हम पकाते हैं या उबालते हैं उसका अगर जो हम पानी फेंक देते हैं तो उसमें जो लवण की मात्रा होती है वो निकल जाती है। दूध में लोहा नहीं होता है, इसी से उसको कढ़ाई में उबालना गुणकारी होता है। तृण धान्यों को पकाने पर उसमें निहित कैल्शियम की मात्रा पूरी प्राप्त हो जाती है। जल में पकाने पर कैल्शियम की मात्रा दुगनी हो जाती है। साग सब्जियों को कढ़ाई में पकाने से लौह तत्व की प्राप्ति होती है। लवण को अगर जो हमें बनाए रखना है भोज्य पदार्थों में तो हमें उन्हें लोहे की कढ़ाई में ही हरी सब्जियों को पकाना चाहिए, जिससे कि उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक से अधिक बनी रहे।
फिर 5वां पॉइंट है विटामिन। भोज्य पदार्थों को पकाते समय हमें उसमें उपस्थित विटामिन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। विटामिन सी पकाने पर नष्ट हो जाता है, अतः ऐसे पदार्थों को कच्चा ही प्रयोग में लाना चाहिए। जिन पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है उसे हमें पकाना नहीं चाहिए, उसे हमें कच्चा ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि विटामिन उसकी नष्ट ना होने पाए। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि पकाने का भोज्य पदार्थों पर प्रभाव। तो पहला प्रोटीन पर पड़ता है, दूसरा कार्बोस पर पड़ता है, तीसरा वसा है, चौथा लवण है, 5वां विटामिन पर पड़ता है। तो इन पदार्थों पर जो है, इन तत्वों पर हमारा प्रभाव पड़ता है। अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा हेतु भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, तीसरा क्वेश्चन है पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा हेतु भोजन पकाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर जो हम पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा कर रहे हैं या उसे पका रहे हैं तो उसमें भी हमें कुछ बातें होती हैं, उसे ध्यान में रखना चाहिए। भोजन को पकाते समय उष्मा का प्रयोग किया जाता है, ताप का प्रयोग किया जाता है। अभी हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि भोजन को अगर जो हम पकाते हैं तो उससे हम ताप पर ही पकाते हैं, जिसका विभिन्न पौष्टिक तत्वों पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। ताप का मुख्य प्रभाव पानी में घुलनशील पौष्टिक तत्वों पर पड़ता है। जो ताप का प्रभाव होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो जल में जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उस पर ही पौष्टिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे विटामिन सी या बी कॉम्प्लेक्स आदि। अतः भोज्य पदार्थों को पकाते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ताप का मुख्य प्रभाव पानी में घुलनशील पौष्टिक तत्वों पर ही पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी भोज्य पदार्थ को अगर जो हम पकाते हैं तो उसमें उतनी ही मात्रा में पानी को रखना चाहिए जितनी उसके सोखने की क्षमता हो, जिससे कि उसके जो विटामिन हैं, पौष्टिक तत्व हैं, वो नष्ट ना होने पाए। पहला इसका पॉइंट है सब्जियों को छीलते समय उसका छिलका मोटा ना उतारें, इससे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उनका छिलका हमें मोटा नहीं उतारना चाहिए। जो छिलके में जो होता है उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, विटामिन जो उसके होते हैं, लवण होते हैं, उसमें नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें सब्जियों को मोटा नहीं छीलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जहाँ तक संभव हो सब्जियों को छिलके सहित पकाएं, यदि छिलका कड़ा हो तो उसे उतारें। कभी छिलके की सब्जी भी बनाई जाती है। तो हरी सब्जियां जो होती हैं अगर जो उसका जो छिलका जो मुलायम अगर जो होता है तो उसे हमें छिकले सहित ही पका लेने चाहिए। जैसे कि कद्दू है या लौकी है तो इसका छिलका अगर जो मोटा है तभी हमें उसे छीलना चाहिए, अगर जो पतला है तो हमें उसे छिकले सहित ही बना लेनी चाहिए। इससे क्या होता है उसकी पौष्टिकता बनी रहती है। तीसरा पॉइंट है हरी पत्ते वाली सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। जो जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उसे हमें अच्छी प्रकार से पानी में धुल लेना चाहिए। सब्जियों को काटने के बाद धोने से उसमें पौष्टिक तत्व जल में घुलनशील विटामिन से नष्ट हो जाते हैं। अगर जो हम उसको बाद में धुलते हैं तो उसमें बाद में धुलने से उसके पौष्टिक तत्व जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें हरी सब्जियों को पहले ही छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि छिलके वाली दालों जैसे कि छोले, राजमा को रात में पानी में भिगोकर पकाएं तथा उसका पानी जो है पकाने के लिए प्रयोग करें। जो छिलके वाली दाल होती है उसे हमें कुछ देर तक रख देना चाहिए जिससे कि वो फूल कर अच्छी प्रकार से पक जाए। जब वो थोड़ी देर पानी में अगर जो हम उसको भिगाते हैं तो उसकी जो दाल की जो क्षमता होती है वो थोड़ी जो होता है उसमें उसके जो कण होते हैं थोड़े मुलायम हो जाते हैं और उसके बाद में जब हम उसको पकाते हैं तो वो आराम से ही पक जाता है। और हमें जब हम जिस पानी में उसको फुलाते हैं या रखते हैं
भिगो कर रखते हैं तो उस पानी को हमें फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्रयोग कर लेना चाहिए। 5वां पॉइंट है कि सब्जियों को छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काटना चाहिए, जिससे पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। छिलके जो हरी सब्जियां होती हैं उन्हें हमें छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में ही काटना चाहिए, जिससे कि उसकी पौष्टिक तत्व नष्ट ना होने पाएँ। 6वां पॉइंट है सब्जियों को अधिक पानी में नहीं पकाना चाहिए, जिससे विटामिन सी तथा बी कॉम्प्लेक्स नष्ट हो जाती हैं। हरी जो सब्जियां होती हैं उसमें हमें उतना ही पानी डालना चाहिए जितने उसकी क्षमता हो। अगर जो हम ज़्यादा पानी उसमें डाल देते हैं और फिर हम पकाते हैं तो उसमें जो विटामिन सी होता है वो अधिक मात्रा में नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें उतनी ही मात्रा में पानी रखना चाहिए जितनी मात्रा में वो सब्जी पक सके। फिर है सब्जियों को अधिक तेज आग पर नहीं पकाना चाहिए, जिससे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अगर जो हम उसको तेज आग पर भी उबालते हैं या पकाते हैं तो इससे भी जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। फिर है दालों में जो है सोडे का प्रयोग हानिकारक होता है, इससे विटामिन सी व बी कॉम्प्लेक्स भी नष्ट हो जाते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जब दाल जो होती है पकती नहीं है तो उसमें जो स्त्रियां होती हैं वो सोडे का प्रयोग कर लेती हैं, और जब डेली मात्रा में सोडे का प्रयोग किया जाता है तो उसमें जो होता है दाल की जो विटामिन होती है उसमें वो कम पड़ जाती है, विटामिन बी सी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें कम पड़ जाता है। इसलिए हमें सोडे का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए या ना ही करें तो ठीक रहता है। फिर है पके हुए भोज्य पदार्थों को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। अगर जो भोज्य पदार्थों को हम बार बार उसमें गर्म करते हैं तो उसकी जो चिकनाई होती है वो भी भाप के द्वारा उड़ जाती है, इससे उसकी पौष्टिकता भी नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें भोजन को बार बार गर्म भी नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि भोज्य पदार्थ पकाते समय अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कि जिस प्रकार का भोज्य पदार्थ होना चाहिए उसमें उसी प्रकार से मिर्च मसालों का प्रयोग करना चाहिए। अगर जो हम अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग करते हैं तब भी हमारा भोजन जो होता है अच्छा नहीं बनता है, उसको जो खाने में जो स्वाद होता है वो अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए हमें मिर्च मसालों का प्रयोग कम मात्रा में करनी चाहिए। भोज्य पदार्थों को बनाने के लिए साफ बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। भोजन पदार्थों को अधिक तापक्रम पर ज़्यादा समय तक नहीं पकाना चाहिए, जिससे पौष्टिकता नष्ट हो सकती है। और जो खाना जो भी व्यक्ति बना रहा है उसके पास जो है उसकी सफाई भी होनी चाहिए, वो अधिक से अधिक सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पकाए हुए भोज्य पदार्थों को हमेशा जो है ढककर ही रखना चाहिए। तो ये थी पौष्टिक तत्वों भोजन पकाते समय पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा का ध्यान। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ, और ये जितने भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताए हैं ये आप लोग घर पर ही बैठकर अच्छे से इसको तैयार कीजिए। धन्यवाद।